41 बुक का था कि उसका था प्रैक्टिस का? सर प्रैक्टिस का, जो आपने कल भेजा था। जो मैंने कल भेजा था वो कहाँ होगा मेरे पास? ठीक है जी, चलिए। तो 41 देखता हूं मैं आप लोगों के साथ एक बार। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस and particulars of AS College prepare income and expenditure account for the year ended March 2020, 31st March होगा, and balance sheet on that date. एक मिनट दीजिएगा मुझे, सारे आ गए हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा आ गए हैं। सर क्वेश्चन नंबर 33 करा दो एक बार। पहले तो 41 स्टार्ट कर दिया बच्चे मैंने। अब ओके ओके। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। From the following balances and particular of AS College prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet. अब कुछ अमाउंट आपको दिया हुआ है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो स्टूडेंट ने आपके पास कराया। अगर कोई भी आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाता है वो आपकी लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। कैपिटल फंड अगेन लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड अगेन लाइबिलिटी, ट्यूशन फीस रिसीव्ड आपकी इनकम हो गई। गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको रिसीव हो रही है, अगर किसी खास पर्पस के लिए है तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, अदरवाइज आपकी इनकम बन जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम हो गई। हॉस्टल रूम रेंट आपकी इनकम हो गई। मेस रिसिप्ट्स, मेस मतलब जहां पे खाना वाना खाया जाएगा, वो भी आपकी इनकम हो गई। कॉलेज स्टोर सेल, ये भी देख लेंगे, चलिए इसका क्या है, इस पे जरूर कुछ एडजस्टमेंट होगी। कॉलेज की कोई स्टोर्स है, वहां से सेल निकलती है, तो 7,60,000 की सेल हुई है वहां से। इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपका खर्चा भी दिया होगा, तो जो उसका नेट प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ट्रायल बैलेंस टाइप है। आपको डेबिट दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, लास्ट में इसका टोटल आ रहा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रायल बैलेंस हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये भी आपका सिर्फ कहां जाएगा, लायबिलिटी में। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होगा उसका एक ही इंपैक्ट होगा, कुछ भी एक इंपैक्ट होगा उसका। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है जी। स्टॉक ऑफ सप्लाईज का ओपनिंग दिया हुआ है 3,10,000। परचेजेस भी दिया हुआ है 8,20,000। परचेजेस भी दिया हुआ है 8,20,000। इसका यूज होगा स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज का। इसके ऊपर आपको सेल्स भी दी हुई थी 7,60,000 की, तो इन सब का आपका यूज होगा। देखेंगे इनको किस तरीके से यूज करना है। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सैलरी, टीचिंग की सैलरी खर्चा, रिसर्च की सैलरी खर्चा, स्कॉलरशिप 85,000 आपका खर्चा,
ये तो सिंपल आपका खर्चा है सीधा सीधा। स्कॉलरशिप जो आप दे रहे हो वो भी आपका खर्चा हो गया, आपने लोगों को स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप दी। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस खर्चा, गेम एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस खर्चा, इन्वेस्टमेंट एसेट, लैंड एसेट, बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, और ये बैलेंसेस गिवन है आपको, ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है आपको एक तरीके से। मोटर व्हीकल 2,40,000, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। एडजस्टमेंट के नाम पर क्या क्या है? एडजस्टमेंट के नाम पर आ गया आपके पास मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स। अब ये जो कंज्यूम हुआ है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है। अगर आप इसका टोटल देखें एक बार, इसका टोटल करना पड़ेगा मुझे। ये कंज्यूम का मतलब जो उन्होंने यूज कर लिया, किसने? टीचिंग स्टाफ ने यूज किया 52 का, 1,45,000 का रिसर्च में यूज हो गया, 78,000 का यूज हुआ, 24,000 का यूज हुआ, टोटल 2,99,000 का यूज तो यहाँ हो गया। ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास, 82,000 की ट्यूशन फीस रिसीवेबल है। तो आपकी जो ट्यूशन फीस इनकम बनेगी उसमें जाकर ऐड हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका ट्यूशन फीस जो है उसमें चला जाएगा, जो आपका बैलेंस शीट में एसेट आएगा। ऊपर आपको दी होगी ना कहीं पे ट्यूशन एंड अदर फीस करके, मैं देख पा रहा था लेकिन 8,10,000। हाँ 8,10,000 ये रहा। तो ट्यूशन फीस 8,10,000 रिसीव हुई, और उसके अलावा 82,000 अभी मिलनी बाकी है, टोटल 8,92,000 आ गया है। इसमें वीडियो में कुछ इशू आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लास कंटिन्यू रखूं? वीडियो में कुछ इशू आ रहा है। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। स्टोर्स में आप जो भी सेल करते हो उस पर सेलिंग प्राइस का 15% का प्रॉफिट हो जाता है। इसका भी यूज करेंगे, बताऊंगा आपको कैसे यूज होगा, उसको भी देखेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन एसएलएम बेसिस, डन 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 डन। ठीक है जी, तो शुरू करें फिर। क्वेश्चन तो ऐसा सिंपल था, बड़ा देख के डर गए शायद, है ना? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा कुछ इतनी दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं। मैं ना एक बार ये रजिस्टर भी अभी हटा रहा हूँ, रजिस्टर चेंज कर रहा हूँ। आंसर नंबर 41। सबसे पहले हमें बनाना है इनकम। ये कुछ ऐसे ही है जैसे हमें फाइनल अकाउंट में करना होता था। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, expenditure amount, income amount। बड़ा क्वेश्चन है तो मैं पूरा पेज इसी को दे देता हूं, और फिर हम नीचे बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ एएस कॉलेज एज ऑन 31st December 2020। liability amount, asset amount।
सर ये मुझे डेट का पूछना था आपसे। आपने बैलेंस शीट ऑफ एएस कॉलेज एज ऑन 31 दिसंबर डाली है आपने। नहीं सर, मार्च लिखा है मैंने। ओके सर, पर 21 नहीं आएगा बैलेंस शीट पर। 21 नहीं नहीं सर, इसी डेट पर है ओके ना। सर, ओके सर, आ गया, आ गया सर, आ गया। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और फिर जो भी वर्किंग नोट भी होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो हम नीचे देख लेंगे। आइएगा, अब ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की तरह लेके चलेंगे हम। और एडजस्टमेंट किस किस पर है वो देख लो। तो पहले मैं ताकि उन एडजस्टमेंट को अंदर कर लूँ, मटेरियल एंड सप्लाई ऑफ स्टोर्स, इस पर एडजस्टमेंट रहेगी। ये सब एडजस्टमेंट का पार्ट है। ये सब एडजस्टमेंट का पार्ट है। और बिल्डिंग प्लांट, अच्छा ये स्टोर सेलिंग तो उसी का हो गया। ट्यूशन फीस, इसके अलावा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर मोटर व्हीकल। बिल्डिंग, ये तो उसके प्रोविजन है, मोटर व्हीकल। चलो, अब सबसे पहले क्या आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया है वो है आपकी लायबिलिटी। आज नहीं तो कल आपको वापस करना पड़ता है वो पैसा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लायबिलिटी रहेगी। क्या अमाउंट है? 1,55,000। डन। कैपिटल फंड 13,08,000। कैपिटल फंड 13,08,000। बिल्डिंग फंड 19,10,000। ये सब आपकी लायबिलिटी चल रहा है। बिल्डिंग फंड 19,10,000 भी हो गया, ये भी हो गया। ट्यूशन फीस रिसीव्ड को देख लीजिए। मैं अपनी इनकम में आऊंगा, मैं यहां पे लिखूंगा बाय ट्यूशन फीस 8,10,000। एडजस्टमेंट कहती है इस पे कि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो रिसीवेबल है 82,000 गवर्नमेंट से। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 82,000। टोटल इनकम बनी आपकी 8,92,000। टोटल इनकम बनी आपकी 8,92,000 और 82,000 आपकी जो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस रिसीवेबल है वो आपका एसेट भी बनेगी। 82,000 ये आ गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट देखो जनरल नेचर की है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो सिंपल अगर जनरल है तो आपकी इनकम में जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली है 5,01,000। 5,01,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आपकी इनकम बनेगा 175 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,75,000। इसके अलावा हॉस्टल रूम रेंट, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाय हॉस्टल रूम रेंट। मैस रिसिप्ट नेट दे दिया है, नेट का मतलब खर्चे वर्चे सब हटाकर आपको नेट बताया जो रिसिप्ट हुआ है 2,05,000 बाय। हॉस्टल रूम रेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा? सर हॉस्टल कॉलेज के हॉस्टल हैं, उसमें बच्चे रहते हैं, बच्चे उसका रेंट देते हैं हॉस्टल को।
और मेस का मतलब समझ गए ना, कैंटीन है, तो कैंटीन में जो Yes, sir, आपकी आ गया। नेट रिसिप्ट आया वो आ गया 2,05,000। कॉलेज के स्टोर एंड सेल को भी मैं छोड़ रहा हूं, अभी नहीं कर रहा, मैं इसको बाद में देखूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,35,000 आपकी लायबिलिटी बनेगी। $2,35,000 आपकी लायबिलिटी आ गई। अब इनको भी अभी मैं छोड़ रहा हूं, इनको मैं भी छोड़ रहा हूं, बाद में बताऊंगा आपको। सैलरी देख लो, टू सैलरीज। टीचिंग की कितनी है? 875। और रिसर्च 125। इसके अलावा स्कॉलरशिप 85,000। ये सब खर्चा है। स्कॉलरशिप 85,000, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस 37,000 टू स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस 37,000, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस 52,000, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 52,000, अदर इन्वेस्टमेंट 12,75,000 एसेट है। $12,75,000। लैंड, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड आपका एज इट इज आ गया 150, इस पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, एंड आपका एज इट इज आ जाएगा 150। इसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ देखो आपको 15,50,000। अब इसको ध्यान से देखना, बिल्डिंग $15,50,000। इसमें आपको दिया हुआ है नीचे, एक तो बिल्डिंग पे प्रोविजन है 490, और जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना वो एसएलएम बेसिस है। एसएलएम का मतलब है कॉस्ट पे, तो आप सीधा सीधा 5% कॉस्ट का लगाओगे। कितनी कॉस्ट चल रही है? बिल्डिंग 15,50,000, उसका 5% 77,500 प्लस 490 प्लस 490, टोटल 567,500 आप माइनस कर दोगे। सर प्रोविजन में से तो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए ना, नहीं, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मतलब अपन ने प्रोविजन बनाया था तो उसमें से लगा उतना ही। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोविजन का मतलब होता है, देखो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो तो मेथड होते थे, अगर आपको याद हो। एक होता था नेट, एक होता था ग्रॉस। नेट में हम क्या करते थे, जो भी हमारे एसेट की वैल्यू होती थी उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते चलते थे हर साल, वो नेट होता था। ग्रॉस में हम क्या करते थे, हम एसेट को कॉस्ट पे शो करते थे, और पर ईयर का डेप्रिसिएशन हम एक जगह इकट्ठा करते रहते थे, उसको कहते थे प्रोविजन। ये होता था ग्रॉस। अब ये पिछले कई सालों से डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता चल रहा है, वो है 490। पिछले कई सालों से डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता चल रहा है, वो है 490। अब इस साल आपको और लगाना है, इसका 5% और लगाना है। तो 5% कितना आ गया इसका? प्लीज प्लीज एक बार नोट कर लेंगे। ओके सर। 77,500 और टोटल हो गया 567,500।
यानी अब आपके जो एसेट है उसमें से 567 500 माइनस होगा। बताइए जी, समझ आया कनक? हाँ सर, आ गया अब समझ। ठीक है। अब ऐसे ही बिल्डिंग किया, ऐसे ही हम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी 850। प्लांट एंड मशीनरी 850, इसमें से भी इसी तरीके से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। तो 850 का 10% इसमें आके ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 85,000। तो 5,05,000 प्लस 85, 5,90,000 माइनस हो गया। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। 2,60,000। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। फर्नीचर एंड फिटिंग 540। फर्नीचर एंड फिटिंग 540 लेस करो डेप्रिसिएशन। कितना है फर्नीचर एंड फिटिंग पे भी? 10% है। तो 540 का 10% 54,000 इसमें प्लस हो जाएगा। कितना हो गया फिर ये? 5 2 7 और 80, 380। 380 माइनस करो, 160 बचा। 160 आ गया ये आपके पास। अब ये जो जितना भी डेप्रिसिएशन मैंने ऐड करवाया ना, जो इस साल का है, ये तीनों कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर में। जी, आपका खर्चा भी तो बनेगा। टू डेप्रिसिएशन। पहला क्या था मेरे पास? बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितना लगा था? 77,500। जो करंट ईयर का लगा है, वो प्रीवियस ईयर वाला तो आपने हटा दिया होगा पिछले साल ही। प्लांट एंड इक्विपमेंट 85, प्लांट एंड मशीनरी 85, फर्नीचर एंड फिटिंग 54। ये हो गया। अभी और भी है, एक और भी आपके पास, मोटर व्हीकल 240, और इस पे 20% है, प्रोविजन कोई नहीं है। मोटर व्हीकल 240, डेप्रिसिएशन 20%। 20% कितना हो जाएगा इसका? 24 दूनी 48, 48,000 माइनस करो, कितना बचेगा? 192। 48 माइनस हो गया, 48 आप यहां भी शो करोगे। सारा डेप्रिसिएशन पूरा हो गया, ये वाली एडजस्टमेंट पूरी हो गई, यहां तक पूरा हो गया आपके पास। ये सारा पूरा हो गया, प्रोविजन भी पूरा हो गया। कैश एट बैंक 316, लाइब्रेरी 320, दोनों एसेट हैं। कैश एट बैंक 316, लाइब्रेरी क्या स्पेलिंग होती है? लाइब्रेरी 320, 316 320, ये मेरा सारा हो गया पूरा। अब मेरे पास सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई, किसकी? स्टोर्स की, जो आपके स्टोर्स थे। अब इसको आप ध्यान से समझना एक बार, स्टोर्स वाले पार्ट को प्लीज। मेन है ये खेल थोड़ा सा। मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूं, और वर्किंग नोट में क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स। अब देखो, आपको ना मटेरियल इन स्टोर्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 310, और परचेजेस दी हुई है 820। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 310, परचेजेस 8,20,000। आप इसका टोटल करोगे, यानी इतना आपके पास था, इसमें से गया कहां कहां?
आपने एक तो कंजम्पशन कर ली, कंजम्पशन कितने की हुई थी? 2,99,000 की कंजम्पशन कर ली गई। $2,99,000 की कंजम्पशन कर ली गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। आपने कुछ बेची भी थी, कितनी बेची थी आपने? 760, लेकिन ये 760 सेल प्राइस है, ये 760 सेल प्राइस है, और मुझे पता है कि मैं जो भी सेल करता हूं उसमें 15% प्रॉफिट होता है। तो 760 माइनस 15%, इसका मतलब मेरी जो सेल हुई है उसकी कॉस्ट क्या है? 646। 646 वाली मैंने सेल की, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए या कितना बच रहा होगा वो मैं माइनस करके निकाल सकता हूं। दोनों को माइनस किया मैंने 1130 में से, 1,85,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से देखना, स्टोर्स क्लोजिंग स्टॉक, ये तो मेरा चला गया बैलेंस शीट में। अब दूसरी चीज ये कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, वो कैसे निकाल सकता हूं मैं? 760 का 15%, 760 का 15% कितना आएगा वो चेक करो। 760 15%, 1,00,000। 1,14,000। ये 14,000 जी प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? इनकम। इनकम में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स, 1,14,000। तो अब मेरा सारा पूरा हो गया। अब मैं इसका आंसर निकालूंगा, मैं पहले इनकम निकालूंगा आप लोगों के लिए। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 892, 5,01,000, 175, 165, 2,05,000, 1,14,000, 20,52,000 टोटल आ रहा है। माइनस करो, अरे यार डेप्रिसिएशन का टोटल नहीं करा, कोई बात नहीं। 8,75,000, 1,25,000, 85,000, 37,000, 52,000 माइनस, मैं पहले इनका यहाँ कर लेता हूँ उसके बाद कर दूंगा टोटल। 85, 54, 48, सर सरप्लस 6,13,500 आ रहा है। सर सरप्लस आ तो रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर ठीक नहीं है, मैंने कोई गड़बड़ करी है सर क्वेश्चन दिखाने एक बार। कि इसमें कुछ मिसिंग है अभी। अच्छा, इसमें कंजम्पशन, कंजम्पशन किया उसका क्या करेंगे, मतलब बस एक ही बार होगा क्या? सर कंजम्पशन नहीं भी नहीं दिखाएंगे नहीं, एक्सपेंडिचर में। हाँ कंजम्पशन भी तो आएगा ना, कंजम्पशन भी आएगा, वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया उधर तो, ठीक है जी। इसके अलावा कंजम्पशन मैंने हुई, मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम 24,78, कंजम्पशन डालना भूल गया ना मैं। तो कंजम्पशन कितनी है? 290 माइनस करना कितना आ रहा था हमारा? माइनस करो 299, 13,500 जी माइनस करें 299, आ मेरा गया। सरप्लस आ जाएगा 3,14,500।
बैलेंसिंग फिगर, और ये जाकर आप ऐड कर देंगे 3,14,500, 13,08,000, 16, 22,500। एक मुझे इसका टोटल करना है, 264,500। अब बैलेंस शीट का टोटल करके देखते हैं जरा। 16,22,500, 1,55, 19,10,000, 2,35, 39,22,500, -185, -320, -316, 192 माइनस, 160 माइनस, 260 माइनस, 1.5 लाख माइनस, 12,75 माइनस, 82,000 माइनस, 982,500 याद रखना, 982,500, क्योंकि मेरे यहाँ पे मिसिंग है एक, ये फिगर वही होनी चाहिए। 5674 जी ठीक है। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन लेंथी था वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुश्किल था वो कहना थोड़ा मुश्किल है। आंसर नंबर 41, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले नोट करो। सर हाँ जी, सर आपने बताया था कि कोई अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो तो उसको अपन असेट मानते हैं। मैम वो यहाँ नहीं बताया था मैंने, वो ये बताया था जैसे इस क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड गिवन है, अगर इसमें एडजस्टमेंट में होता कि ड्यूरिंग द ईयर आपको 5 लाख रुपए जो है वो WIP बन गया, यानी हाँ, आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, तो वो 5 लाख एसेट में भी जाता और 5 लाख इस बिल्डिंग से कम होकर आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाता। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है तो फिर वो पिछले साल में क्या चाहता? पूरा सिर्फ जो पहले से होता वही जाता बस, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो तो पर करंट वो ईयर की दिया होती नहीं है ना। होता। पर वो दिया नहीं होता, क्या नहीं दिया हुआ? मतलब पिछले साल कितना था ये नहीं दिया हो तो। नहीं वो तो देगा ना आपको, पिछले साल जो था वो तो देगा, जैसे पर ये इसमें भी दे रखा है। क्वेश्चन है ना 32 में ऐसे ही थोड़ा गोल 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 हो रहा है। मैं देख लेता हूँ 32 को, आप इसे नोट करें एक बार, उसके सही बाद हम है। 32 को देखते हैं। हो जाए तो बता दीजिएगा। सर बैलेंस शीट दिखाएं।
हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। सर मेरे को वर्किंग नोट में डाउट है। पूछिए। सर ये 7,60,000 माइनस 15% करके 6,46,000 कैसे आया? नहीं, कैसे आया कैलकुलेशन बताऊं या क्यों आया? सर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो सर इजी है, जैसे अगर आप कैलसी यूज कर रहे हो। कैलकुलेटर कर रहा हूँ। हाँ वही कैलकुलेटर, सॉरी। तो 760 लिखो, माइनस का बटन दबाओ, 15 लिखो, हाँ जी। परसेंटेज दबाओ, हाँ जी। आया 646। आ गया। अब सुनो, ये बताऊं रीजन बताऊं? रीजन भी बता दो। हाँ, तो रीजन ये होता है सर, देखो एक तो मेरे को निकालना था क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कॉस्ट पे। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे, परचेजेस कॉस्ट पे, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट है। कंजम्पशन जो दी होगी वो कॉस्ट पर ही दी होगी आपको, लेकिन जो सेल होगी वो सेल प्राइस पर होगी। तो मुझे सेल प्राइस पे थोड़ी हटाऊंगा, मेरे को ये देखना मेरे पास से गुड्स कितने के गए, तो मुझे कॉस्ट पे हटाना है। अब उसने आपको ये बता दिया कि भाई आपका जो भी सेल होता है उसका 15% प्रॉफिट होता है, तो 7,60,000 का 15%, 1,14,000 प्रॉफिट है, वो 7,60,000 में से माइनस किया तो 646 आ गया। ठीक है सर। सर क्वेश्चन 32 में डाउट है। 32 सुनिए, आपने कहाँ तक भेजे थे? सर सारे कर लेते, बस 41 और 33 नहीं हुआ था। सर ये मैंने देखा, उसी में डाउट है कि जी, मतलब से अभी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो। मैं एक बार उसको खोल लूँ साथ के साथ। हाँ ठीक है, खोल लो। कहाँ है आपका अकाउंट? काफी अंधेरा है इसमें। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या बोला है? इसमें बोला है कि अब ये जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है हाँ जी, ये आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1,40,000। ना, और नीचे दिया है बिल्डिंग फंड 80,000, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका 80,000 बिल्डिंग फंड और का। और ऊपर एक्सपेंसेस में दिया है एडिशन टू बिल्डिंग एक आपका 50,000। गवर्नमेंट ग्रांट है फॉर बिल्डिंग, ठीक है जी, और एक आपका ये खर्चा हुआ एडिशन टू हाँ, बिल्डिंग 50,000। तो अब ये सब बैलेंस शीट में तो ऐसा होना चाहिए ना कि बिल्डिंग फंड है, फिर अपन जो ये है इसका एडिशन वो प्लस कर दें, और फिर 1,30,000 में से गवर्नमेंट ग्रांट प्लस होगा, उसके बाद में ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो माइनस होगा, फिर वो कैपिटल में प्लस होगा। पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर। देखो, आपको ना बिल्डिंग, और हाँ जी और बोलो। और ओपनिंग में भी 80,000 जाना चाहिए ना, वो जो दिया है 1 जनवरी, नहीं हाँ 1 जनवरी 19 की, पर उसमें भी अलग वैल्यू जा रही है।
देखो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। हाँ इस ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास ओपनिंग बिल्डिंग फंड था 80,000, ये रहा। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। हाँ अब वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, ये क्लोजिंग बैलेंस है हाँ 140। ओपनिंग कितना था? 80। 80। इसका मतलब 50,000 इसमें और एडिशन हुआ है, वो आपका ये एडिशन था। पहले मुझे कंप्लीट करने देना। नाइन्टी ओपनिंग, 50 एडिशन, 140 आ गया। बिल्डिंग फंड की अगर मैं बात करूं, 90 का है ओपनिंग, 80 है ना ओपनिंग तो। नहीं 90 कहाँ है? 90 यहां से पता लग रहा है क्योंकि ना आपको ओपनिंग गिवन नहीं है, आपको ओपनिंग बिल्डिंग का अमाउंट गिवन नहीं है। बिल्डिंग का ओपनिंग बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है, कहीं पर दिख रहा है आपको? नहीं, यही होगा ना, ऊपर तो हो नहीं सकता, ऊपर तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है। नीचे एडजस्टमेंट में कहीं पर भी बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस गिवन है एंड ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितना हुआ है वो गिवन है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशन ये हुआ है और 50,000 एडिशन होने के बाद वो 140 हो गया, तो ओपनिंग कितना रहा होगा आपके पास? वो आपका कहीं ना कहीं एक हिडन एडजस्टमेंट निकली। बाकी लोग भी देख लेना ध्यान से। ओपनिंग बिल्डिंग बैलेंस, आपको क्लोजिंग बैलेंस 140 दिया हुआ है, उसमें एडिशन हुआ है 50 का ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब ओपनिंग कितना था? 90। तो ये 90 तो यहां से आया है। आती है समझ में? तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन इस फंड में से माइनस नहीं होगा? अंडर फंड वाले पे नहीं जा रहा अभी मैं पहले आपसे बिल्डिंग वाला एसेट वाला पार्ट क्लियर कर रहा हूँ, पहले आप उसे क्लियर करो एक बार। हाँ सर। 140 आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, 50 एडिशन है ड्यूरिंग द ईयर, वो माइनस किया तो 90,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस बचा। हाँ ये क्लियर है? हाँ ये इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ था, मैंने ऊपर ही शो कर दिया। और इसी तरीके से जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पर आया तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 90 प्लस 50 140 आ गया, 90 प्लस 50 140 आ गया। ये क्लियर हो गया मेरे पास, बिल्डिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब फंड वाला देखो, बिल्डिंग फंड जो आपके पास ओपनिंग है वो कितना है? 80,000। बिल्डिंग फंड जो ओपनिंग है आपके पास वो है 80,000। तो ये आपकी एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया होगा 80,000 एज इट इज विदाउट एनी एडजस्टमेंट। हाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने यहाँ पे लिखा 80 से स्टार्ट किया। अब अभी ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसिप्ट हुआ बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कितना रिसिप्ट हुआ? 80,000। गवर्नमेंट ग्रांट 80,000 आपको रिसिप्ट हुआ। 80,000 जब आपको रिसिप्ट हुआ तो वो 80 आपने इसमें ऐड कर लिया, 160 आ गया। हाँ ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि जो 50,000, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार, मेरे पास क्वेश्चन होगा एक आधा कोई, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है 5th वाला जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, हाँ केस नंबर 2। अब आप इसको इससे कंपेयर करना। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 6 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पेविलियन फंड का आपका क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख, कैपिटल फंड है 20 लाख। ठीक है। अब इसमें फर्क कहां पर आता है? ये जो 6 लाख का एक्सपेंडिचर होता है, ये 6 लाख का एक्सपेंडिचर आपके पेविलियन फंड से माइनस हो जाता है ना, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है और पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड हो जाता है। हमने क्या क्या कर दिया है? हमने ये वाला पार्ट तो कर दिया है, हमने ये वाला पार्ट नहीं करा है।
ठीक है जी। अब इस वाले पार्ट को अगर हम करते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 50,000 जो मेरा हुआ वो यहां से माइनस करूंगा और वही 50,000 मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, हाँ तो यहां कितना रह जाएगा, 1,10, यहां कितना हो जाएगा, 1,15,300। हाँ बस ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आईसीआई मॉड्यूल में ये चीज नहीं की गई है। उनका रीजन, उनका लॉजिक सिंपल सा है कि हम यहाँ से हटा के वहां हटा रहे हैं तो उससे बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो शायद उन्होंने नहीं किया है। और सर एंट्रेंस फीस कहाँ लिखते हैं? एंट्रेंस फीस अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैपिटलाइज की जाती है। सर जो अपने पिछले वाले वर्किंग मतलब जो भेजे थे शीट उसमें ना एंट्रेंस फी तो मतलब अगर इनकम में नहीं लिखेंगे तो हाँ आंसर हाँ नहीं आ रहा हाँ है। हाँ, वो हो सकता है क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो 12th बेस्ड हैं, तो वो आंसर भी 12th बेस्ड है। 12th में सीबीएसई कहती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानो, अगर आपको याद है तो, लेकिन आईसीआई के अकॉर्डिंग कैपिटल रिसिप्ट है और आप कैपिटल रिसिप्ट ही मानेंगे। वो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, आंसर भी ऐसे दे दिए। हाँ सर ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 33 का बैलेंस शीट तो मैच हो रही है पर दूसरा आंसर आ रहा है, सेम नहीं हो रहा है। इसमें भी, या 33 इनका भी नहीं हुआ? अच्छा, इनका भी नहीं हुआ। 33 में मतलब मैच तो हो गया पर आंसर गलत है, गलत अमाउंट से मैच हो गया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। ये मैं, आपने कर तो रखी है ना, आरटीपी का क्वेश्चन है ना ये, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा शायद, देख लेता हूँ एक बार। नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। आरटीपी में 20, आरटीपी मतलब क्या? आरटीपी आपके आईसीआई पे होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये इसके बिना पास नहीं हो पाओगे जब तक आप आईसीआई की वेबसाइट को नहीं ध्यान दोगे। ये आईसीआई की वेबसाइट होती है, ये स्टूडेंट का कॉलम होता है, ये बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल होता है। इसको प्लीज ध्यान रखना जब तक एग्जाम होगा तब तक। और ये पूरा सीए इंटर सीए फाइनल सब यहीं से आता है। जब मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज पे जाऊंगा तो मैं फाउंडेशन पे जाऊंगा, अभी क्योंकि आप फाउंडेशन पर हो। फाउंडेशन में जाओगे तो सिलेबस पे, ये इस पे सिलेबस पर नहीं, इस पे जाओगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, सभी चैप्टर्स का है ये। तो देखो ये रही आरटीपी, ये मई 21 में कौन सी आरटीपी आई, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी देता है आईसीआई, वो भी आपको देखने होते हैं। इसी तरीके से मॉक टेस्ट पेपर भी देता है आईसीआई, वो भी आपको देखने होते हैं। क्वेश्चन पेपर कुछ पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो, उन क्वेश्चन पेपर के सजेस्टेड आंसर्स वो, ये सब आपको पास होता है, वो देखना होता है आपको प्लीज। और ये देखो ये बड़ा अच्छा देता है आरटी आईसीआई, रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन, आप क्विक रिवीजन कर सकते हो इसमें। ये देखो कितना अच्छा है, इसको डाउनलोड करो, इससे रिवाइज करो। आईसीआई पैसे लेता है तो आपकी मदद भी करता है, तो आईसीआई की इस पॉइंट को, इस वेबसाइट को जरूर ध्यान रखो और इससे गो थ्रू हो जाओ लगातार। अब मैं आपको आरटीपी दिखा रहा था, आरटीपी में ही आंसर होते हैं आपके पास। आप बात कर रहे हो एनपीओ की, मेरे पास एनपीओ होगा कहीं ना कहीं। डिंग डिंग डिंग, ये रहा। एक बार देखना आप लोगों ने किया है तो कहां पर गड़बड़ आ रही है, या मैंने आंसर गलत दिया है, कुछ ऐसा भी तो नहीं है। ये आया था आपका सरप्लस, आया था 242? नहीं, कनक कहाँ गए? सर सर एक सेकंड चेक कर रही हूँ मैं। नहीं मेरा जो आया था
4,22,500। मैं एक सेकंड चेक कर रही हूँ। जी करिए। बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। ज्योति, किया था आपने? सर नो सर, ये वाला देखो, क्वेश्चन नहीं करा। सर ये वाला मतलब जैसे अपन ने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर पे एक्सपेंस किया है, तो वो एक्सपेंस कहाँ जाएगा सर? अगर खरीदते वक्त है तो फिर वो आपका ऐड होगा, नहीं, उसके बाद है सर। लेकिन ये फर्नीचर तो हाउस होल्ड दिखा रहा है। नहीं, वो तो मोटर व्हीकल पे है सर। एक सेकंड रुको ना, ये हाउस होल्ड फर्नीचर है ना? नहीं, मोटर कार एक्सपेंसेस है जिसका 1/3 2/3 हिस्सा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। फर्नीचर के आगे ये देखो हाउस होल्ड लिखा है। अरे मोटर कार की बात कर रही थी सर, गलती से फर्नीचर बोला। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो मोटर कार के खर्चे हैं 60,000। और लिखा है 1/3 ऑफ मोटर एक्सपेंसेस बी टिकट टू बी प्राइवेट यूज ऑफ कार है, तो 2/3 हिस्सा जो है वो अपने को कहाँ लिखना है फिर? एक्सपेंडिचर में। ठीक है सर, एक बार और दिखा दो। 35,000। और देखो कहाँ दिक्कत आई है। अंश आपने किया था? आशु? सर ये वाला नहीं करा मैंने। नहीं ये वाला नहीं, वैसे एनपीओ हो रहा है। यस सर। ध्रुव, यस सर। हो रहा है भाई एनपीओ, क्लियर है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना है, वैसे 36 क्वेश्चंस तक कर दिया है। ठीक है सर। हर्षित, यस सर। क्लियर है भाई? कुछ किए क्वेश्चन, नहीं किए? अच्छा, हो रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। और कौन है जो कुछ नहीं बोल रहा? खुशदीप, क्वेश्चन किए थे भाई? सर 32 तक हो गई। 50,000 कहाँ से आया? कहाँ है 50,000? कहाँ दिख रहा है? ये कैपिटल अकाउंट में नीचे पेंशन, ऐसा तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, ये 2 बार आ रहा है ना इसमें, पेंशन 150। ये अमाउंट गायब है ना यहाँ से। सर ये फीस फ्रॉम लेक्चर्स वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर से गायब है सर, वो अपनी रेवेन्यू हुई ना। नहीं, रेवेन्यू तो हुई, मैं ये कह रहा हूँ ये 2 बार क्यों आ रहा है? यहाँ गड़बड़ है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ है इसका मतलब। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है ना। ओन कैपिटल 1 लाख, लोन 1.5 लाख, ठीक है यहाँ तक। प्रिस्क्रिप्शन फीस 330, फिर विजिटिंग फीस 125। ये है ही नहीं कुछ भी, ये ऐसे चलेगा फिर। 2 बार प्रिस्क्रिप्शन फीस देख के आप मुझसे पूछ लेते ना एक बार, तो सही रह जाता। सर आ गया समझ, क्या हो रहा था। यहाँ गड़बड़ थी आपकी। कैपिटल अकाउंट देख लिया क्या? सर ये फैशन हैंड का जाएगा? कहाँ है सेशन एंड? फैशन हैंड, ये आखिरी में लिखा है ना 9,500। नहीं, ये भी गलत है ना। क्या फैशन एंड नहीं होगा, क्या होगा? ये क्या लगता है? कैश इन हैंड। हाँ सर, बस यही गलती हो गई। ये टाइपो एरर थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी है नहीं। जैसे आरटीपी मई 20 की है, तो हमने इस बार टाइप कराई होगी तो उसमें एरर आ गया। ठीक है, अभी आप कर लोगे इसको। और किसी का कोई डाउट? सर प्लीज एक क्वेश्चन 26 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। बिल्कुल सर, अभी लीजिए। कहाँ है 26? ये रहा
सब्सक्रिप्शन 215 मिला आपको एंड 500 मेंबर 5000 आर स्टिल इन एरियर. इट्स एन इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट. इसको मैं बंद कर देता हूं, इसको मैं खोलता हूं. आंसर नंबर 26. सब्सक्रिप्शन अकाउंट. particulars, amount, particulars, amount, outstanding for current year, receipt and payment account, advance for previous year, outstanding for previous year, income and expenditure account, एडवांस फॉर करंट ईयर. अब जो जो मुझे मिलेगा वो तो मैं सीधा लिख दूंगा. जैसे 2,15,000 टोटल अमाउंट, वो मैंने यहाँ लिखा. इसके अलावा जो मुझे एडवांस मिला वो 6,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, वो मैंने यहाँ लिख दिया. अब कहता है 500 मेंबर है, हर एक बंदा 500 रुपये देगा. तो जो ड्यू था वो ड्यू था 500 इंटू 500, 2,50,000 ड्यू था. लेकिन मिला कितना? 2,05,000. मिला कितना? 2,05,000. 45,000 आपका ये रिसीव्ड हो गया, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया. अब इसके अलावा कहता है 500 अभी भी स्टिल इन एरियर हैं 31 मार्च 20 के, यानी पिछले साल के 5,000 अभी भी बकाया हैं. आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर. तो टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 50 हो गया. और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा? 9,000. क्यों भाई? 4,000 तो आपको मिल चुका है, इस साल मिला, उसके बावजूद 5,000 एरियर में है. तो पिछले साल कितना एरियर में रहा होगा आपका? 9,000. आप इधर का टोटल करेंगे, 2,65,000 माइनस 15, 2,50,000. बताइए सर. ओके सर. स्टिल इन एरियर वाले पार्ट का ध्यान रखना था. सर वैसे मैं बताऊं तो मेरा तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक वीक है. बेसिकली मैं क्या करता हूं कि जब लिखा हो ना स्टिल इन अरियर, जी. पिछले साल का मैं एग्जैक्टली सेम अमाउंट लिख देता हूं. मेरे को भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कच्चा लग रहा है. तो नहीं, आप इसमें एक तरीका और कर सकते हो. जैसे ये 5,000 है ना, तो मैं यहाँ पे भी 5 लिखूंगा जो स्टिल इन एरियर है. नहीं, जो स्टिल इन एरियर जो मतलब मिला, जैसे 4 यहाँ लिखूंगा और यहाँ से 5 हटा दूंगा, तो यहाँ पे भी 45 लिखूंगा, तो भी मेरा सेम आएगा. ये कह रहे हो आप? मैंने जो आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर लिखा है ना, वो मैंने 5,000 लिखा है. नहीं सर, आपको स्टिल इन क्योंकि जी 5,000 आर स्टिल इन अरियर लिखा था मैंने, वो एग्जैक्ट वही कॉपी कर दिया. नहीं, आपका मेन जो खेल है वो स्टिल का है. वैसे मोस्टली क्वेश्चन में स्टिल इन एरियर होता नहीं है. मोस्टली के क्वेश्चंस में होता है 5,000 इन एरियर. ठीक है. अभी ना मैं 12th के बैच में भी इसको स्टार्ट करूंगा एनपीओ को थोड़े दिनों में, तो मैं आपको तब भी बुला लूंगा उस बैच में भी. आप एक बार आ जाना, 1-2 लेक्चर ले लेना, हो सकता है वहां और क्लियर हो जाए. सर मुझे भी बुला लेना. ठीक है सर, मेरे को पर्सनल मैसेज डाल देना, मैं बता देता हूँ कब. अभी मेरा वहां पर डेथ कंप्लीट हुआ है, डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा 4, यानी 4 क्लास देख लो. अब आप टीटीएस में क्लास होती है उनकी, तो नेक्स्ट 4 क्लास के बाद मुझे मैसेज डाल देना याद से. ओके सर. और सर एक बताइए बार जी. सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाना जो भी आपने बनाया था.
ये रहा सर, पहले वाला ना, पहले वाला इसको हटा देता हूँ। नो, नहीं, अगर वहाँ 9 की जगह 4000 लेके चलेंगे तो फिर ये मतलब 250 नहीं आएगा ना। सर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना मुझे, फिर मैं यहाँ से भी 5 हटा रहा हूँ ना, ये जो मैं 5 लिख रहा हूँ वो हटा रहा हूँ ना, फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं मान रहा हूँ। में देखने में दिक्कत है ये चीज है वो, अगर मैं वहां से 5 हटा रहा हूँ तो मैं 5 दोनों साइड से हटा रहा हूँ, बट मेरा जो तरीका है वो वैसे ही। दिक्कत नहीं आएगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ये तो करने का तरीका है सर। अगर मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि मेरा पिछले साल का 4000 बकाया है, तो मैं यहाँ पर भी यही मान रहा हूँ कि मेरा 4000 बकाया है, मैं उस 5000 को कंसिडर ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ये दिखाता हूँ यहाँ पर करंट ईयर में कि भाई पिछले साल टोटल 9000 आउटस्टैंडिंग था टोटल, तो उस टोटल में से 5000 तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, तब मैं यहाँ पे शो करता हूँ, उसको इंक्लूड करता हूँ, यानी ये आपस में लिंक्ड हैं दोनों। अगर पिछले साल का कुछ भी कैरी हुआ है और वो आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ भी ऐड होगा, लेकिन नहीं करना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो, बट क्योंकि हम एक तरीके से चल रहे हैं तो उसमें अच्छा यही है कि ऐसे ही करो। और बताइए जी, क्लियर है। किसी और को कोई डाउट? सर आपने आउटस्टैंडिंग टेस्ट के फॉर मार्क्स कोई में ईयर ध्रुव कब उसमें ध्रुव क्या ध्रुव ध्रुव दोबारा बोलो बच्चे, क्या कह रहे हैं? सर अगर आउटस्टैंडिंग फॉर कोई ईयर हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर यहीं पे लिखा होता 5000 आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 20, तो फिर हम ये मानते हैं कि 5000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग है और उसमें से 4000 मिला है, ठीक है। यानी 1000 बाकी है, तो फिर मैं यहाँ पर ऐड करता 1000 जो बाकी है और ये होता 46, और मैं यहाँ पे लिखता पिछले साल टोटल वाला 5000, ठीक है। मैच फिर भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, इसमें क्या कवर हो रहा है, इंक्लूड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो रिसीव हुआ है उसके बाद जो बचा। सर इसमें जो आप कह रहे हो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब चाहे मिल गया वो भी इंक्लूड कर लें उसमें, मान लो जैसे सर 9000 के बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने नो किया था, और अभी भी मैं टोटल 5 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 5000 पिछले साल का बकाया था, भले ही उसमें 4 मिल गया फिर भी मैं 5 ले रहा हूँ। ओके सर, अब क्लियर हो गया है थोड़ा। थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिए, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के बहुत सारे, वो कीजिए। ओके सर। और कोई बीच में कुछ कह रहा था, शायद कनक कुछ कह रही थी। कनक तो गुस्सा होकर चली गई लगता है। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, वरना फिर मैं अभी तो क्लास को छोड़ूंगा, क्योंकि आप ही को प्रैक्टिस करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर कराऊंगा अगर आप अलाउ करेंगे तो। आज की क्लास खत्म कर रहे हो सर? आप आगे कहाँ चले गए थे? सर पता नहीं, अपने आप ही बाहर कर दिया मैंने। किसी ने बात नहीं करा। बताओ बताओ, डाउट बताओ ना। सर आपने टेस्ट चेक नहीं किया। ये डाउट मत बताओ, और कुछ बता दो अभी। टेस्ट मिल जाएगा बच्चे, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास से 100% पहले मिल जाना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन जो है इसी का, हाँ, उसका आपने आंसर गलत प्रिंट किया है क्या? हो सकता है, नवंबर 19 का एग्जाम है ना मेरे पास, नवंबर क्योंकि 19। इसका जो बैलेंस है 2530, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। देख लो क्या यस सर, मेरा भी अलग आ रहा था। ये है। देखना, आपको इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है ना।
हाँ सर। तो ये आपका बैलेंस सीडी हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट का, और ये और ये बैलेंस शीट का टोटल सब्सक्रिप्शन होगा। का है? नहीं, ये सब्सक्रिप्शन का है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन का कैश का बैलेंसिंग फिगर है। हाँ, ठीक, पर ये जो बैलेंस आया वो तो कुछ अलग ही आया, और मतलब आंसर में कुछ अलग दिया। सेम ही तो सर आया 19,052। नहीं नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस यही तो है 2530। बट बैलेंसिंग तो बीडी में ना। ओके, अच्छा, हाँ वो आंसर गलत है फिर। यहाँ पे आपका सर कितना आना चाहिए? बैलेंस बीडी आएगा 16126। आ रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ सर। और बताइए कुछ। बोलिए, कोई और डाउट? नो सर, और नहीं है। कनक अगर सर और हुए तो पूछ लेंगे। सर बिल्कुल पूछिएगा। तो आज का शट डाउन कर दूं क्लास? यस सर। इसका जिसका जो क्वेश्चन रह गए हैं प्लीज एक बार कंप्लीट कर लो। और अगर कोई ग्रुप में डाले तो प्लीज कोई जवाब दे दिया करो, किसी को आता है तो। हाँ ये भी अच्छी बात है, दे दिया करो भाई। ग्रुप इसीलिए बनाया था, वरना मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूँ मोस्टली, लेकिन मैंने सीए फाउंडेशन वालों का ग्रुप बनाया था कि अगर आपको कोई डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हो, किसी को अगर आता हो तो। मेरे को छोड़ के आप आपस की बात कर रहा हूँ आप। चलिए ठीक है जी, थैंक यू, सर बाय सर। बाय बाय।